हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ईश्वर की असीम अनुकंपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे, ऐसी मैं लगभग सुबह रोज ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ठीक से हो, आप सफल हों और आप उन चुनिंदा विद्यार्थियों में से एक हों जो सक्सेस की राह को आसान बनाते हैं। आइए इसी सीक्वेंस में आज हम लोग पेपर 1 जो अभी जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर 1 की हिंदी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट टर्न पे हम लोगों ने किया हुआ है सीडीपी को डिस्कस। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी 1 का सेंस यहाँ पे यह है, मीन यहाँ पे ये है कि जैसे आप लैंग्वेज को आपको चूज़ करना होता है ना, जब आप एप्लीकेशन करते हो तो उसमें आपको 2 लैंग्वेज में से एक आपको चूज़ करनी होती है। इन केस आप हिंदी को फर्स्ट लेते हो तो आप हिंदी फर्स्ट करेंगे, हिंदी सेकंड लेते हो तो हिंदी सेकंड करोगे। इंग्लिश में इंग्लिश को अगर फर्स्ट लेते हो तो फर्स्ट करेंगे, आप सेकंड लोगे तो सेकंड करोगे। वैसे जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को रखेंगे और लैंग्वेज सेकंड को इंग्लिश में ही रखते हैं। ठीक है, जैसा जिसका विकल्प होता है वो अपने हिसाब से करेगा। तो और एक चीज़ और, ये पेपर 1 है तो पेपर 2 जिन स्टूडेंट्स का है या बीएड स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बिल्कुल मत सोचें कि इसे हम ना पढ़ें, ये पेपर 1 का है तो पेपर 1 हमारे किसी काम का नहीं है। बेटा, लैंग्वेज में, कॉम्प्रिहेंशन में, पेडागोजी में कोई फ़र्क नहीं होते। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें, ये आप पढ़ सकते हैं और ये आपके काम का है। ठीक है, आप इसको पढ़ें और जानें कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन को भी डिस्कस कर लूँ। वैसे तो मुझे पेडागोजी को ही डिस्कस करना था, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंशन को भी कर लेते हैं और थोड़ा सा वक्त लगेगा। बेटा, एनालिसिस करने में मज़े आएंगे अगर आप समय देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और एक गलती नहीं करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में और भी बहुत सारे कराऊंगा और भी डिस्कशन करूंगा, बट देख लीजिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन किया कैसे जाना है। तो चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, कोशिश कीजिएगा कि जब भी इनके कॉम्प्रिहेंशन करने हों तो एक सरसरी नज़र से आप इनके क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के टाइम पर आपको क्वेश्चन पॉइंट आउट होता रहेगा, रिमाइंड होता रहेगा कि उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। देख रखे हैं, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। चलिए, 3 क्वेश्चन वैसे दिख रहे हैं हमको जो पैसेज से हैं, पढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और मत भूलिएगा, देखिए जहाँ पर विद्यार्थी अक्सर गलती करता है, निर्देश उन्होंने लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का हमको चयन करना है। ठीक, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। देखिएगा, पैसेज में बता रहे हैं कि 2 तरीके की स्वच्छता होगी, एक आंतरिक होगी, दूसरी बाह्य होगी। आंतरिक स्वच्छता से अर्थ ये होता है कि मन का शुद्ध होना और मन में सात्विक पॉजिटिव थॉट्स का आना, ये आपके आंतरिक स्वच्छता के एस्पेक्ट हो गए। और बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत आपका हेल्थ आता है, आपकी एजुकेशन आता है, आपकी अच्छी सोसाइटी आती है और आपके इकोनॉमिकल स्टेट आता है। ठीक है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता होता है। एक लाइन उन्होंने बहुत प्यारी इन्होंने कह दिया है। देखिए, संभव है किससे कोई क्वेश्चन बना ले, वो बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छी सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो,
तो इसके लिए आपके मन शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है और आपके मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचारों का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये संभव है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का आपने उल्लंघन किया हुआ है, ठीक है। बहुत शुद्ध, अच्छा, मन को मोहित करने वाला पैसेज है ये। कितनी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती हैं। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन करना है, इसलिए इनका उल्लंघन करना ठीक नहीं है। इससे मानव का अहित ही होना है, हित नहीं होगा। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे हैं आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, ठीक है, निर्मल विचार, शांति, प्रेम। देखिए, आंतरिक स्वच्छता में निर्मल विचार आते हैं, शांति आती है, प्रेम आती है। शिक्षा जो है वो बाह्य स्वच्छता का उदाहरण है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ठीक है। सो 91 का आंसर बन जाता है आपका 4। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। बुनियादी आवश्यकता है क्या है? बुनियादी आवश्यकता है क्या है? बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। ऑप्शंस को पढ़िएगा भैया। भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, और आपका लिखा हुआ है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। चलिए देखिए क्या जवाब आपका सही हो सकता है ना। तो इसमें बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता ये हमारी क्या है? बुनियादी आवश्यकता होगी, इसलिए पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं बाहरी स्वच्छता और मूलाधार, बाहरी स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। देखिए जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया था कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, उसी से संबंधित इन्होंने प्रश्न कर लिया है। प्रश्न देखिएगा 93 नंबर जो क्वेश्चन है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, इसका अर्थ ये है कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। नहीं, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। करेक्ट, आपका जवाब यही सही होगा कि भीतरी स्वच्छता पर आधारित है बाहरी स्वच्छता, ठीक है। 93 का जवाब आपको मिल चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना बेटा। पैसेज में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है हम उसी के हिसाब से ही जवाब देंगे। 90 नंबर देखेंगे, विधान में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर बेटा ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते नहीं है, और ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता भी हो तो बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे आपके पास 94 नंबर लिखा हुआ है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन में जो शब्द यूज़ करे जाते हैं उन्हीं में से तोड़ के थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। मतलब अगर किसी विद्यार्थी को बहुत बेसिक ज्ञान है ग्रामर का, तो उसको ग्रामर पढ़ने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो देखिएगा विधान में एक प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है, विधान में अगर ये प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा वैधानिक, ठीक है। सो इसके लिए उत्तर जो सही होगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। 95 नंबर आएंगे, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? हमको क्या बताना है? जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं हो, तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है, विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में किसी शब्द, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य उसे कहा जाता है जो शब्द मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ ढूंढनी है कि कहाँ पर विशेषण नहीं है, ठीक है। तो जैसे बाह्य स्वच्छता है ना, तो स्वच्छता क्या है? संज्ञा है, और स्वच्छता कैसी है? बाह्य है, ठीक है। तो बाह्य बन गया विशेषण, स्वच्छता हो गई विशेष्य। बुनियादी आवश्यकता, आवश्यकता आपकी संज्ञा और बुनियादी आपका विशेषण, ये भी नहीं बनेगा।
जन्मजात गुण, गुण कैसे हैं? जन्मजात हैं, ठीक है ना। तो गुणों की विशेषता क्या है कि वो जन्मजात हैं, है ना। तो ये भी क्या बन गया आपका विशेषण विशेष्य का उदाहरण बन जाएगा। शिक्षा और पर्यावरण आपका ये संबंध नहीं है, क्यों नहीं है समझ लो। शिक्षा आपकी संज्ञा है और पर्यावरण शब्द जो है वो समझ नहीं पा रहे होंगे आप कि पर्यावरण शब्द संज्ञा है कि विशेषण है। मैं आपको बता दूं, अगर ये इंग्लिश में इसको हम देखें तो एनवायरनमेंट होता है और एनवायरमेंटल होता है। एनवायरनमेंट जो होती है वो आपकी नाउन है, संज्ञा है, और एनवायरमेंटल जो होता है वो आपका विशेषण है। तो हिंदी में पर्यावरणिक शब्द कोई होता नहीं है। तो हिंदी में अगर विशेषण बनता है ना तो पर्यावरण से संबंधित ऐसे बनता है, ठीक है। वैसे पहचान के लिए आपके पास है शिक्षा, जो विशेषण ना होकर के क्या है, संज्ञा है, क्योंकि शिक्षा का जो विशेषण बनेगा वो या तो शैक्षिक बनेगा या फिर शैक्षणिक बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है 95 नंबर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। 96 में आ रहे हैं और इसको हम लोग ठीक से समझेंगे कि समूह से भिन्न शब्द क्या है। 96 में हमको ढूंढना है कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। देखिए, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छ, है ना। इनमें से समूह से जो भिन्न होगा वो आएगा स्वच्छ, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे जान तो क्या है, स्वच्छता है, निर्मलता है, सम्मान है, ये सब क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से जो आएंगे। जैसे स्वच्छता है, ठीक है, तो निर्मलता है, ये सब आपकी संज्ञा है। 97 में आएंगे, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं, मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, मन की कल्पना को उड़ान देना। तो बताइएगा जरा, ऑप्शन पढ़िए भैया, देखिए क्या उत्तर हो सकता है। कुछ आप लोग भी बोलें। वैसे मन के बुरे भावों को दूर करना इसका सही जवाब बनेगा, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। बुनियादी में प्रत्यय क्या लगेगा, क्या लगा हुआ है। वैसे बुनियाद में, बुनियाद जो होता है शब्द है, मूल शब्द है, और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है जिसके कारण आपका बुनियादी शब्द बन चुका है। तो इसमें बड़ी ई आपका प्रत्यय है, ठीक है। वैसे दी और यादी दोनों ही प्रत्यय में नहीं आएंगे। प्रत्यय सिर्फ यहाँ पे दो लिखे हैं, या तो छोटी ई है या बड़ी ई है ना। तो जो लोग समझते हैं वो जल्दी इसको उत्तर कर पाएंगे इसका। 99 नंबर में लिखा है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों और भावों की पवित्रता, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 99 तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस वो कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग दूसरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ दो पैसेज होते हैं। लिखा हुआ है कि हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। चलते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आपका 100 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कविता में किस छल की बात की गई है ना। तो कविता में छल ये बताया गया है कि जो अंग्रेज हमारे देश आए थे, वे आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन हमें उन्होंने क्या बना लिया, गुलाम बना दिया। सो उत्तर आपका यहाँ पे फर्स्ट सही होगा। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वैसे कहीं पर यूज किया जरूर गया होगा नीति, वैसे किया नहीं गया है। चलिए, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति में, नीति से जब शब्द बनेगा तो वो बनता है आपका नैतिक, और नैतिक जब बनेगा तो उसमें प्रत्यय कौन सा आ जाएगा, इक। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। 102 स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वाभिमान में संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिएगा, स्वाभिमान नहीं, आपका उत्तर बन जाएगा स्व प्लस अभिमान। 103 पर आते हैं कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर कहीं लिखा होगा, उसमें हमको देखना होगा कि देश को स्वतंत्रता
प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। तो देखिए कहीं लिखा होगा कि आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। नोटिस कीजिएगा, लड़ाई कितनी कैसी थी, लंबी थी। तो लंबी चली लड़ाई थी, ये इसका उत्तर बन जाएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए क्या करना हुआ, तो देखिएगा ये सब पैसेज में ही लिखा हुआ है। देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण, वीरों की भर्ती की गई, ना भैया अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी थी, तब देश आज़ाद हुआ है। 105, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है कविता में, वीरों के बलिदानों को, वीरों ने बलिदान दिए तभी तो आज़ादी मिली है ना। बाकी कुछ वैसे भी सही ऑप्शन आपके पास नहीं है। और ये बात तो पैसेज में भी कही गई है ना, आप देख सकते हो ना कि कहीं लिखा होगा हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। बेटा पैसेज को जितनी ठीक से देखोगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वापस जाके पैसेज को जरूर देख लें, है ना। जो क्वेश्चंस करे जा रहे हैं आपसे वो पैसेज में जरूर कहीं ना कहीं लिखे हैं। तो देखिए ना, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, और वही बात इन्होंने कही है कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है, तो वीरों के बलिदान को। ये थे आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, है ना। अब बेटा हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से पेडागोजी सेक्शन, ठीक है। पेडागोजी सेक्शन को ठीक से देखेंगे, समझेंगे, और वैसे तो आपको कहीं से भी कोई प्रीवियस पेपर और ना ही तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या पेड कोर्स लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको लगभग 5 से 7 सालों के सभी प्रीवियस पेपर्स करा दूंगा। परीक्षा के लिए अभी समय है, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत परेशान ना होइए। ज़्यादा परेशान होंगे, इधर उधर भटकेंगे, है ना। कभी यहाँ से देखोगे, कभी वहाँ से मटेरियल चोरी करोगे, कभी इनके नोट्स पढ़ोगे, कभी उनके नोट्स पढ़ोगे, तो ओवरऑल लर्निंग तो नहीं होगी, कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाएगा। आप सीखोगे तो नहीं, और आप सीख क्या लोगे पता, भय, अविश्वास, कन्फ्यूजन, और परीक्षा में आपका स्कोर घट जाएगा या फिर लगभग आप सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो जो गलतियां आपने पहले करी हैं वो अब ना कीजिएगा, और विश्वास रखिए आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे और सीटेट आपका बहुत बेहतरीन होगा। और दूसरी बात ये भी है कि देखो, बेहतरीन तभी होगा जब आप पूरे लेक्चर को ठीक से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक बार में चीज़ समझ नहीं आएगी तो दोबारा देख लेंगे, और ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। वापस वीडियो में आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी लाइक्स और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेटा आप सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी तैयारी का अवसर मिल सके, ठीक है। मौका किसी के हाथ से नहीं जाना चाहिए, और सहयोग की भावना सभी अच्छे विद्यार्थियों के गुण होते हैं। 106 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, ठीक है। तो बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके होता नहीं कि जैसे बच्चे हैं, कोई शिशु गीत है और वो बार बार गाते रहते हैं, तो उससे उनको क्या बेनिफिट होना है, और उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। देखो, शब्दावली को समृद्ध करने के बिल्कुल सीखे, बार बार किसी चीज़ को हम रिवाइज करेंगे तो वोकैब्स हमारी क्या होगी, मजबूत होगी। उच्चारण का अच्छा अभ्यास भी हो जाएगा, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने का, है ना। तो होता क्या है कि जानते हो ना, जब पहली बार कोई शिशु गीत को पढ़ता है तो उतना क्लैरिटी उसके अंदर नहीं होती, फिर धीरे धीरे जब वो रिविजन लेता रहता है ना, और बढ़ती उम्र के साथ उसके साथ शुद्धता आती रहती है, ठीक है। सो आपका 1 2 3 तो सही है, अव्यक्ति का संवर्धन वाक्यों की लय के ये गलत है। सो इसके लिए जो जवाब बन गया आपका 106 का, वो लास्ट ऑप्शन बन गया, ठीक। आते हैं 107 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है, व्यक्ति का संवर्धन वाक्यों की लय के। चलिए 107 को देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड पे कौन सा तरीका लाइब्रेरी के यूज़ के लिए ठीक नहीं होगा। 107 क्वेश्चन नंबर है आपका। तो देखिएगा शिक्षार्थियों को एक मिनट क्वेश्चन अधूरा रह गया है, वापस हमको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अच्छा शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब लिखा है, गलत तो होगा नहीं। ये पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, ये भी होगा। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे बच्चों को किताब पढ़ने के ढंग और बैठने के लिए तरीका आएगा। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि छोटे बच्चों को किसी भी विषय को कैसे पढ़ा जाना है या किताब पर कितना समय देना है और उसको रीडिंग के तरीके क्या होते हैं यही नहीं पता होता है ना। अब देखिएगा, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ये गलत है। ऐसा नहीं है ना कि अच्छे तरीके से पुस्तकालय में ही पढ़ा जा सकता है, कहीं और नहीं पढ़ा जा सकता है, तो ये गलत उत्तर हो गया। 108 को देखेंगे, कह रहे हैं कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। ठीक, मतलब लिटरेसी अगर आप एक्वायर करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे ज़्यादा निपुणता किस में होनी चाहिए। तो देखिएगा, ध्वन्यात्मक जागरूकता का प्रवाह, आप समझते हो ना। ध्वन्यात्मक जागरूकता का मतलब होता है कि किस तरीके से फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बात हो रही है कि किस तरीके से आप किसी वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हो, है ना। साइट शब्दावली प्रतिमानों की पहचान, ठीक है, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। प्रतिमान मतलब पैटर्न, किस पैटर्न के ये सारे शब्द हैं। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। सबसे पहले विकल्प में कह दिया गया था, निर्देश में कह दिया गया था कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। वो डिकोडिंग समझते क्या होता है, मतलब भाषा के मूल अर्थ को समझना, जो लिखा हुआ है उसकी जड़ तक जाना। अगर उसको आप डिकोड कर पाओगे, तोड़ पाओगे, तो ही तो उसका अर्थ बना पाओगे, है ना। और फिर लैंग्वेज की आपको समझ हो, मतलब उसकी लिपि और संरचना, उसके भाव, उसके तरीकों, ठीक है, और उसकी विधाओं, इन चीज़ों का ज्ञान होगा तो अच्छा होगा। ठीक, तो इसलिए आपका 108 का थर्ड नंबर बनता है। 109 पे आएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को। तो देखिएगा, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। व्याकरण को अगर सिखाना चाहते हो और वो भी उसके नियम को कंठस्थ करवा के, तो आप रटने वाले प्रोसेस पे जा रहे हो। और हमारे यहाँ रटने वाले प्रोसेस का विरोध किया जाता है। अब देखिएगा कितने बेहतरीन ऑप्शन बाकी लिखे हैं जो व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, वास्तविक संप्रेषण समझते हो ना, जो सामाजिक और व्यवहारिक है। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, मतलब उनका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, या कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू व्याकरण को पढ़ाना। जब आप पैसेज पढ़ा रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर व्याकरण के आए हुए शब्दों को पॉइंट आउट करना। संप्रेषण के अवसर के अभ्यास के अवसर देना। बच्चों को कम्युनिकेट करने का अगर अवसर नहीं मिलेगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे। उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हो, आप तो सीधे कह रहे हो कि बेटा रट्टा मार लो नियमों का, सो गलत है। 110 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। 110 को ठीक से समझेंगे, क्या कह रहे हैं कि साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देगा। तो ध्वनि विज्ञान निर्देश, है ना, फोनोलॉजिकल साइंस इंस्ट्रक्शन जो होगा उस पर बल देगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और इसमें समझेंगे क्या है। लिखे हैं कि कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो। मतलब समझ लो ना, सकना शब्द आपको अपने वाक्यों में यूज करना है। गतिविधि क्या कहलाएगी, किस प्रकार की है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन लिखा हुआ है मौखिक प्रवाह अभ्यास। इससे बच्चों को
मौखिक प्रवाहाभ्यास होगा और इससे बच्चे भाषा का प्रयोग करना भी सीखेंगे, वो भी मौखिक रूप से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, इसको पढ़ेंगे। कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करती। पठन कोना समझते हो, जिसको लर्निंग कॉर्नर कहा जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखन जाने माने हैं और बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? अच्छा, देखिएगा, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या को लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए? तो आपका बनेगा, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? ये गलत उत्तर होगा, सॉरी, ये आपका उत्तर नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आंसर क्या सही हो सकता है। आपका बेटा उत्तर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आपका उत्तर सही हो जाएगा, एक मिनट, फर्स्ट वाला। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, मतलब बच्चे जानते हैं और उनकी कक्षा के अनुरूप उनके लेखक माननीय हैं कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित हैं? तो देखेंगे, संप्रेषणात्मक उपागम, आप समझ लो ना। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो वो होगा आपका संप्रेषणात्मक उपागम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को ठीक से समझेंगे। एक कक्षा अध्यापक ने, बेटा थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। होता नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक को जो आपने रिटन वर्क किया हुआ वो एक्सचेंज करके मतलब उसकी जांच कर लो। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? आप पढ़ें और इसका जवाब ढूंढें, क्या उत्तर हो सकता है? तो देखिएगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सहपाठी आपस में एक दूसरे की नोटबुक की जांच कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर सहपाठी के काम के जांच के कौशल विकसित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आएंगे कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब बिल्कुल सही है, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों को क्या करेंगे? सक्रिय प्रयोग करेंगे। ये बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। बाकी के सही नहीं है, जैसे वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, ये कैसा उत्तर बन सकता है? वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, नहीं बनेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 पर आएंगे हम लोग। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी कहती है, देखिए क्या कहती है। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांच करती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रूफ रीडिंग है। प्रूफ रीडिंग आप समझते हो ना, किसी भी काम को फाइनल रिपोर्ट तक जाने से पहले एक बार उसकी जांच कर लेना, ये क्या कहलाएगा? प्रूफ रीडिंग कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में अपनी सहजात भाषा क्या होती है? मातृभाषा, या इसको हम मदर टंग कहेंगे, का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, ठीक है। तो वो आपका आता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। वैसे प्राकृतिक उपागम यही है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करना। संप्रेषणात्मक उपागम भी इसमें आएगा, श्रव्य भाषिक विधि भी इसी में आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में आपका मदर टंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। उसमें हम एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें मदर टंग की हमें नीड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड या टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? टीएलएम समझते हो? टीचिंग
लर्निंग मटेरियल TLM कहलाता है। तो हमको वो बताना है जो चयन करने के लिए सही नहीं है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित हो, ये तो ज़रूरी है। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग में पर्याप्त अवसर दे, ये भी ठीक होगा। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित हो, स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, आसानी से मिल सके, बदली जा सके, ये भी सही है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ना 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 ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी ज़्यादा आंसर हो चुके थे, एक साथ सेलेक्ट हो गए थे। चलिए ये वाला ऑप्शन आपका है भैया, ऑप्शन नंबर 4। 90 नंबर देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? क्या उत्तर बन सकता है? क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, आपको समझने में और ठीक रहेगा। वैसे विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन करके सबसे बेहतरीन और उपयुक्त विकल्प है ये। यहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं बनेंगी। अगर किसी को लग रहा हो कि रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कच्चा कच्ची की सजावट करेंगे तो ये बात नहीं होगी, ठीक है। 120 पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 120 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो देखिएगा, अच्छा पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, हमको उसका जवाब देना है। तो पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत। मूर्त सिद्धांत का मतलब ये होता है कि ना कि मूर्त रूप में पुस्तक कितनी अच्छी सुंदर ये हो सकता है। बुनियादी चरण जो होना चाहिए, आप एक बार क्वेश्चन को ठीक से देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? मतलब आप किसी पाठ्यपुस्तक को सुंदर अच्छा कैसे कह सकते हो, क्या उसका बुनियादी लेवल हो सकता है? तो देखिए, पुस्तक पाठचर्या सिद्धांतों पर आधारित हो, उसका प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण ठीक हो, उसमें तकनीकी का उपयोग किया गया हो। तकनीकी इन द सेंस कि बच्चों को किस तरीके से उस मूल बात को समझाया जा सकता है आसानी से, जिस उद्देश्य के लिए वो पुस्तक निर्मित हुई है ना। पुस्तक कितनी खूबसूरत है, उसका कवर कितना अच्छा है, पब्लिकेशन कितना मजबूत है, राइटर कितने प्रसिद्ध हैं, इन सब बातों का ध्यान सेकेंडरी है ना। प्राइमरी लेवल पर आपके ये होंगे, इसलिए इसका उत्तर जो बन जाएगा 3rd, ठीक है। बेटा एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सीटेट के क्वेश्चंस लंबे होते हैं, इसलिए टाइम तो लगेगा, लेक्चर 100% बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका बढ़िया हो और अच्छा हो। मैं बहुत फास्ट मूव तो नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान बिल्कुल नहीं चाहूँगा, ठीक। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और सेक्शन के करेंगे, किसी और चीज़ को डिस्कस करेंगे, किसी दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, किसी और को नहीं, मैथ्स को सीधे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने CD करी है, आज हिंदी कर लिए, मैथ्स को डिस्कशन बाकी है, तो उसको करेंगे। और एक एक करके हम सभी प्रीवियस को और सारे सेक्शंस को हम लोग कर लेंगे, इससे हमारा अभ्यास मजबूत होगा। फिर कहेंगे कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और अगर सेशन पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।